नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है पेपर 4, 5 एवं 6 का क्या पैटर्न है एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में। इन 3 पेपर को अलग से वीडियो में करने का उद्देश्य है आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शुरुआती 3 पेपर 1, 2, 3 या जीएस 1 to 3 का जो पैटर्न है, किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है हर यूनिट से, उसके बारे में चर्चा करी। उन 3 पेपरों का पैटर्न समान था, बस जीएस 3 में अंतर इतना था कि विभाजित नहीं था पेपर पार्ट ए और बी में। बाकी सारी चीज़ें सेम थी, 10 की 10 यूनिट थी, उतने ही प्रश्न हर यूनिट से पूछे जाने थे। लेकिन पेपर 4, 5 और 6 में कुछ परिवर्तन है, इसलिए इन 3 पेपर को अलग से वीडियो के माध्यम से कवर किया जा रहा है। शुरुआत हमें करनी है इस वीडियो की कि क्या पैटर्न है सामान्य अध्ययन के चतुर्थ प्रश्न पत्र या जीएस 4 का, जिसमें कुल 200 पूर्णांक हैं और 3 घंटे का समय आपको दिया जाना है। ध्यान से आपको सारी चीज़ों को सुनना है ताकि स्पष्ट छवि आपके मन में क्या पैटर्न है मेंस एग्जाम में 6 के 6 पेपर का एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, तो दोस्तों, जो जीएस 4 है वो 5 इकाइयों में विभाजित है, जिसमें से 1 से 4 इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान रखें दोस्तों, 5 यूनिट में आपका पेपर 4 विभाजित है और इन 5 यूनिट में से जो शुरुआती 4 यूनिट हैं, इन 4 यूनिटों में क्या होना है, हर यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरीय, अर्थात कुल 20 प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। 2 पूछे जाएंगे हर यूनिट से लघु उत्तरीय प्रश्न, अर्थात कुल 8 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 पूछा जाएगा आपसे हर यूनिट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से कुल 4 आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरुआती 4 यूनिट की यदि हम बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब है निबंधात्मक प्रश्न, जिसका आंसर आपको बहुत विस्तार से देना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, शुरुआती 4 यूनिट से आपसे कुल मिलाकर 32 प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर आगे की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी, लेकिन आप इस फिक्स पैटर्न को मानकर चलें। यहाँ पर वेरिएशन कभी उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इस बात को एक सुरक्षा के रूप में लिख दिया जाता है ताकि कोई ये ना बोले कि सर पैटर्न कैसे चेंज हो गया। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए जब क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा इस लाइन को जोड़ दिया जाता है। फिर प्रथम से 4 इकाई अर्थात 1 से 4 इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक, यहाँ परिवर्तन होता है। इसके पहले वाले पेपरों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक थे, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए पहले जैसे पेपरों के समान 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार से यदि हम कुल अंक की बात करें, 40 नंबर होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, 40 नंबर होते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के और 80 नंबर होते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। इस प्रकार से कुल 160 नंबर के आपसे सीधे प्रश्न पूछे जाने हैं। दोस्तों, 4 यूनिट हैं, इनमें से कुल 160 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो यदि हम बात करें कि 1 यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे या कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो 1 यूनिट से आपसे 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। शुरुआती 4 यूनिट की बात करें, अंतिम जो यूनिट है 5वीं यूनिट, उससे भी 40 नंबर का ही पूछा जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर आना है और 160 4 यूनिट से, तो जो 5वीं यूनिट होगी आपसे उससे भी 40 नंबर का पूछा जाएगा। बस पैटर्न चेंज होगा, इसके लिए अब हम इसकी चर्चा अलग से कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, जो प्रश्न पत्र की 5वीं यूनिट है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, इसमें क्या है, कोई सिलेबस ऐसा फिक्स नहीं है। जो पूरा आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है 4 यूनिटों का, इन पूरे पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी की समीक्षात्मक टिप आपको लिखनी होगी, मतलब केस स्टडी आपसे लिखने को कहा जाएगा।
प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदाय किए जाएंगे। उम्मीद है अब आपके लिए सारी 5 यूनिट का खेल समझ आया होगा। शुरुआती 4 यूनिट में आपसे किस प्रकार से अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो अंतिम 5वीं यूनिट होगी इसमें से 20-20 नंबर की 2 केस स्टडी आपसे लिखने का कहा जाएगा या सॉल्व करने का कहा जाएगा। इस प्रकार से हर यूनिट से 40 नंबर के प्रश्न आएंगे और कुल 200 नंबर का आपका एथिक्स का पेपर होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक, फिर बात आती है शब्द सीमा की। तो दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए वही 10 शब्द लिखे गए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 50 शब्द लिखे गए हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए शब्द सीमा 200 है। और प्रत्येक केस स्टडी के लिए जो शब्द सीमा है वो 500 वर्ड रखी गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10% प्लस माइनस आप कर सकते हैं। अब दोस्तों अति लघुत्तरीय में क्या करेंगे, यदि कोई पर्टिकुलर ऐसा फैक्ट आ गया तो आप एक शब्द में लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जितना पूछा गया है उतना आपके उत्तर में समाहित किया जा चुका है। उम्मीद है पेपर 4 आपको समझ आ गया होगा। अब बारी आती है पेपर 5 की। ठीक दोस्तों, जो पेपर 5 है, जैसे हिंदी का हम पेपर कहते हैं, हिंदी और हिंदी ग्रामर, कुल 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इसमें भी समय 3 घंटे मिलेगा। तो दोस्तों पंचम प्रश्न पत्र किस सब्जेक्ट का होगा, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी एवं व्याकरण का होगा। इसमें क्या होगा, प्रथम प्रश्न में लघुत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों यूनिट वाइज नहीं डिवाइड किया गया है पैटर्न को। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पहला प्रश्न आएगा उसमें आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल मिलाकर जिनकी संख्या होगी 25 क्वेश्चन। हर प्रश्न होगा 3 नंबर का, तो कुल 75 नंबर के आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र, यह दोस्तों द्वितीय प्रश्न है। दोस्तों द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। 2 प्रश्न आएंगे आपके अलंकारों से संबंधित और हर प्रश्न होगा 5 नंबर का, तो 10 नंबर के आपसे अलंकार पूछे जाएंगे। ठीक, अब बारी आती है तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे, जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 15 अंकों का होगा। ठीक, तो इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल अंक 35 होंगे। यदि हम बात करें अनुवाद की, तो कुल 35 नंबर का आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण से, चतुर्थ प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, चौथा प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल अंक 20 होंगे। व्याकरण से दोस्तों आपसे 20 नंबरों का पूछा जाएगा। और 5वां प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा। इसके कुल 20 अंक होंगे। 20 अंक दोस्तों शब्दावली और प्रारंभिक व्याकरण का होगा। छठा जो प्रश्न होगा अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। इसमें कुल 20 अंक होंगे। 20 नंबर आपके लिए गद्यांश से मिलने वाले हैं, या तो गद्यांश से 20 नंबर का पूछा जाएगा। 7वां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा। पल्लवन या भाव पल्लवन कुल 10 नंबर का पूछा जाएगा। 8वां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा। दोस्तों संक्षेपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है, इनकी चर्चा हमें आगे करनी है। बस आपको सपोर्ट करना है और अंत तक हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के इस सिलेबस को किसी एक व्यक्ति के द्वारा अंतिम या मुकाम तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए अपेक्षित है। आप हमारा सपोर्ट करें, हम इस सिलेबस को अंत तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो आपका संक्षेपण है वो भी 10 नंबर का आना है। ठीक, प्रश्नों की संख्या आवश्यकता के अनुसार वही दोस्तों एक सुरक्षा वाल्व की तरह ये लाइन लिख दी जाती है। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं प्रश्नों की संख्या में। किसी भी प्रश्न में उप प्रश्नों को हम समाहित कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कुल अंक की, तो 75, 10, 85, 35, 120, 40, 60, 70, 80 कुल मिला के 200 नंबर इस प्रकार से हो गए। 200 होते मैंने फालतू में जोड़ा, कुल 200 का आना था, तो 200 ही होने थे, स्वाभाविक सी बात है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी।
कुल मिलाकर 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे हिंदी के प्रश्न पत्र में। फिर बारी आती है प्रश्न पत्र 6 की, जिसे हम कहते हैं निबंध लेखन शॉर्टकट में। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। निबंध लेखन क्यों कहते हैं कि 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, इसके पहले 6वें प्रश्न पत्र से सिर्फ निबंध पूछे जाते थे। तो ये परंपरा चली आ रही थी कि 6वां प्रश्न पत्र किसका है, ऐसे राइटिंग का है, इसलिए निबंध लेखन नाम हो गया। अब 20 में कर दिया सिलेबस चेंज। जब 20 में सिलेबस चेंज हुआ तो विद्यार्थी चेंज थोड़ी ना होंगे, जो निरंतर निबंध लेखन करते आ रहे हैं। 20 में एकदम से हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन कैसे सीखेंगे? विद्यार्थी पुराने थे, आपने सिलेबस नया कर दिया, इसलिए अभी भी इसको निबंध लेखन कहा जाता है। आप ये बोल सकते हैं निबंध, हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। चलिए देख लेते हैं इसमें कैसा क्या है। कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में या 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। दोस्तों ध्यान रखें, निबंध आपको हिंदी में ही लिखना होगा। ठीक, प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा, यह प्रश्न 50 नंबर का होगा। क्या ध्यान रखना है, कुल 3 प्रश्न होने वाले हैं। जो पहला प्रश्न होगा उसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा जो कि 50 नंबर का होगा। ठीक, वर्ड लिमिट क्या है, 1000 शब्द। जो प्रश्न दूसरा होगा उसमें दूसरा निबंध लिखना होगा समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित, यानी कि टॉपिक्स भी आपको दिए हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए, आपको बढ़िया सहजता महसूस होगी उन टॉपिक को कवर करना है और उनसे संबंधित निबंध आपको एग्जाम में मिल जाना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सहूलियत होगी। नहीं तो एकदम से कोई स्पॉन्टेनियस टॉपिक आपको मिल गया, बोला लिख दो भाई 1000 शब्द में, तो समस्या हो सकती थी। यहाँ पर फिक्स है, आप आराम से हिंदी में निबंध प्रिपेयर करें और थोड़े डायमेंशन ओपन रखें। डाइवर्सिटी के लिए कोई अलग टॉपिक आ गया तो फिर आप आराम से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक्स भी डिसाइडेड हैं। ठीक है, क्या है दूसरे प्रश्न में, एक और निबंध आपको लिखना होगा। दूसरा निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित, जिसमें किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। हिंदी निबंध में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होंगे और यह प्रश्न 25 नंबर का होगा। जो आपका दूसरा ऐसे होगा वो 25 नंबर का होगा। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 3 की, प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा, यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। जो आपका तीसरा प्रश्न है प्रारूप लेखन का, ठीक, ड्राफ्टिंग करनी होती है जिसमें आपके लिए, वो भी 25 नंबर का होगा। और इस प्रकार से कुल जो आपका प्रश्न पत्र 6 है 100 नंबर का हो जाता है। ठीक, यदि बात करें हम 2020 के पहले के निबंध के पेपर की, तो वहां दोस्तों आपसे 3 निबंध लिखवाए जाते थे। एक 1000 शब्दों का होता था और 2 होते थे 250 शब्दों के। तो यहाँ पर आपको पहले 1500 शब्द लिखने होते थे कुल पेपर 6 में, और नए सिलेबस के हिसाब से जब पैटर्न आया तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 1000 शब्द का एक निबंध लिखना है, 500 शब्दों का दूसरा निबंध लिखना है और 250 शब्दों में आपको 2 बार प्रारूप लेखन करना है। तो कुल आपको 2000 शब्द लिखने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर शब्द सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, टीप यहाँ पर हमारे लिए लिखी हुई है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं, जो हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे सभी प्रश्न पत्र में आपका पार्टिसिपेशन अनिवार्य था सिलेक्शन के लिए, वैसे ही हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। दोस्तों यह बात हो रही है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए, लेकिन जो यही न्यूनतम अंक की अनिवार्यता है एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तथा निःशक्त जन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 30% है। वही बारी बात हो गई, आपने 6 पेपर दिए, आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हो गए, लेकिन एक पेपर में आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ये जो न्यूनतम अंक की अर्हता रखी गई है उसे आप पार नहीं कर पाए, उस सीमा को आप पार नहीं कर पाए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऐसे की ही बात हम कर लेते हैं। 100 नंबर का पेपर होना है, जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी 40 और जहां पर 30% शब्द सीमा है वो 30 नंबर, या हम 300 नंबर वाले पेपर की बात करें तो जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी 300 नंबर के पेपर में 120, या जो दूसरी कैटेगरी है जहां पर 30% समय शब्द सीमा न्यूनतम नंबर रखे गए हैं दोस्तों, वो वहां पर 90 मार्क्स।
इनसे कम स्कोर करते हैं, फिर भले ही वे कट ऑफ क्लियर क्यों ना कर लें, वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जनरल कैटेगरी में न्यूनतम 40% अंक और बाकी जो दूसरी कैटेगरी की चर्चा करी उनके लिए न्यूनतम 30% अंक लाने ही होंगे, अदरवाइज वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा हुआ है दोस्तों, मैंने खुद देखा है। काफ़ी सारे विद्यार्थी या मेरे पहचान वाले विद्यार्थी नहीं कहेंगे, साथ वाले दोस्तों, वे जो ओवरऑल कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल ओवरऑल कट ऑफ 760 नंबर है, उनके नंबर है 800, ऐसे में 39 है, 36 है, तो 800 नंबर पर भी दोस्तों उन्हें इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला, फाइनल रूप से चयनित नहीं हुए, क्योंकि वे जो न्यूनतम अर्हकारी अंकों का प्रतिशत है उसे क्रॉस नहीं कर पाए, उसे पार नहीं कर पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है हर पेपर के लिहाज से। तो जिनका ऐसे बहुत कमजोर है, जिनके मन में विचार ही नहीं आ रहे, नहीं लिख पा रहे, इतना विचार ले आना दोस्तों कि न्यूनतम 40% यदि आप जनरल में हैं और न्यूनतम 30% यदि आप इन बाकी कैटेगरी में हैं, इतना आपको करना होगा। यदि आप GS3 में कमजोर है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों की समस्या होती है, सर GS3 तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, साइंस बैकग्राउंड जमाने भर के आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, GS3 में भी कुल 300 नंबर का प्रश्न पत्र है। जनरल कैटेगरी के लिए 120 नंबर लाने ही होंगे और जो दूसरी कैटेगरी है 90 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक केस देखा है, 119 नंबर लाने वाला विद्यार्थी GS3 में फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गया था। मेंस में उसको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला था, बल्कि उसका जो कट ऑफ था मेंस के कट ऑफ से उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन GS3 में 119 हो गए थे 120 की जगह। तो दोस्तों ये एक नंबर यदि आपका कम है किसी पर्टिकुलर पेपर में, जो न्यूनतम अर्हकारी अंक है उनकी तुलना में, तो आपके जो कट ऑफ से 50-100 नंबर भी ज़्यादा होंगे ना, तो 50-100 नंबर की कोई भूमिका नहीं रह जाती। तो ये न्यूनतम अर्हकारी जो अंक है इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आसानी से कवर हो जाते हैं विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं। मैंने इतना आपको विस्तार से इसलिए समझाया कि यदि किसी विद्यार्थी का कोई पेपर कमज़ोर है, उसे लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बाकी सब पेपर बहुत स्ट्रांग है, तो जो कमज़ोर पेपर है आपको उसके इस स्तर तक तैयार करना ही होगा कि आप न्यूनतम अर्हकारी अंक तक पहुंच सकें। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले बिंदु की। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों अर्थात जितने पद निकले हैं उनके 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। मैंने आपसे क्या चर्चा की थी, मान लो 200 पोस्ट निकली हैं और प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत सारे लोगों ने दिया, मान लो 3 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, तो ये प्रीलिम्स है, ये मेंस है, ये इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स कितने लोग का क्लियर होगा, जो पोस्ट हैं उनके 20 गुने अभ्यर्थी प्लस समान कट ऑफ मार्क्स पर जो अलग अलग कैटेगरी में अभ्यर्थी हैं उन सारे अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। तो ये तो हो गई मेंस की बात। अब मेंस इतने विद्यार्थी लिखेंगे, इतने में से कितने विद्यार्थियों को इंटरव्यू में चयनित किया जाएगा, कुल पोस्ट के 3 गुने अभ्यर्थी और समान कट ऑफ मार्क्स पर रहने वाले अभ्यर्थियों को। दोस्तों ये समान कट ऑफ मार्क्स क्या है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार से हमने अपनी इस सीरीज के पिछले वीडियोस में करी है, तो उसे आप जरूर देख लें ताकि आपको एकदम स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें कवर हो जाएं। इन बिंदुओं की चर्चा दोस्तों हम शुरुआती वीडियोस में भी कर चुके हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें आप ज़रूर देखें। अब अगला पॉइंट क्या है, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 तथा तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर ये नियम लिख दिए गए, किन नियमों के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो से शुरुआत होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सिलेबस की। ठीक, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस पेपर को हम सबसे पहले उठाएं और आपकी तैयारी को शुरू कराया जाए। बस बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।